बच्चों, और जैसा कि जानते हो सब, मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव हुआ। मैं केमिस्ट्री ऑनर्स किया हूँ। अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ एजुकेटिंग सिंस 2015 से मैं पढ़ाता हूँ। जिसमें पर्सनल मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फॉर एनी क्वायरी यू कैन मूव थ्रू इट। एंड जैसा कि हम लोगों ने बिहार बोर्ड के सिलेबस के बारे में कल शुरू किया था और कुछ उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ चीज़ पढ़ा था। तो जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था उससे संबंधित जो क्वेश्चन हो सकते हैं आप देख लीजिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो मैं क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ उन्हीं से संबंधित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम सभी ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और क्या कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके हम दो शून्येतर पूर्णांकों को एचसीएफ बहुत ही सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एचसीएफ बहुत ही सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से प्रत्येक भाज्य संख्या का एक अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड होता है। गुणनखंडों का क्रम भी हो सकता है। ठीक है। तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि से दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा और लौसा ज्ञात किया जा सकता है। दैट मीन्स एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में मौसा अर्थात महत्तम समापवर्तक कहते हैं। एचसीएफ अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। वहीं एलसीएम जो होता है अभाज्य गुणनखंड के प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड के सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। इस सभी पे एग्जाम्पल जब हम बनाएंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब दो शून्येतर पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा तथा लौसा का निम्नलिखित संबंध पाया जाता है। क्या संबंध? यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। दो संख्याओं का मौसा गुने दो संख्याओं का लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है। और इनसे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, दशमलव प्रसार और इन सभी से संबंधित। तो अब जानते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात मौसा अर्थात महत्तम समापवर्तक क्या होता है या एचसीएफ क्या होता है। तब ये देखिए 18 का अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक गुने 18 लिख सकते हैं 18 को, या फिर 9 गुने 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 6 गुने 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वहीं 42 को भी क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 42, या फिर 2 गुने 21, या फिर 3 गुने 14, या फिर 6 गुने 7। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही 30 और 12 को भी लिखा जा सकता है। अब आप एक चीज़ देखते होंगे, गौर कर रहे होंगे, इन सभी चीज़ों में मैंने हाईलाइट किया है एक अंक को जो है 6। दोनों में सभी में 6 आ रहा है, तो 6 इन सभी का क्या होगा? उभयनिष्ठ होगा सब में, और यहीं इसका क्या हो जाएगा? मौसा हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा एक प्रोसेस हुआ। अब हम बात करेंगे मौसा निकालने की दो विधियां हैं। पहला विधि कौन सा है? पहला जो विधि है गुणनखंड विधि है, और दूसरा जो विधि है भाग विधि है। इंग्लिश में गुणनखंड विधि को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड, और भाग विधि को क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड। ठीक है। तो अब जैसे आप सभी जानते हैं कि 15 का अभाज्य गुणनखंड, आप लोग इसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकाले होंगे, नहीं निकाले होंगे तो फिर हम लोग आगे स्लाइड पे चलेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे में इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 140 को हम लोग सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं, जो कि वो भाग लग सकते हैं। या तो आप इसको 2 से करके 70 कर लीजिए, और फिर 70 को 2 से करके 35 बार में, और फिर 5 से 7 बार में ये 35 को कट कर लीजिए। ठीक है। या फिर आप 140 को 7 से विभाजित करते हैं तो 20 आता है। 5 से इसको करते हैं 4 बार में, फिर 2 से करते हैं 2 बार में, या 2 से 1 बार में। तो आप देखते होंगे कि इन दोनों में 7 5 2 2 1, और यहाँ पे भी 2 2 5 7 आया ना। यही इसका क्या कहलाएगा? अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा 140 का। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। इस 2 गुने 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 को 5 ही रहने दिए, 7 को 7 रहने दिए। ठीक है। तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। फिर हम लोग आगे भी देखते हैं इसी तरह से एक और क्वेश्चन। जैसे इस प्रश्न में बोल रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, तो या तो आप ज़्यादा से कम की तरफ डिवाइड करें, भाग दें, या फिर कम सबसे छोटी संख्या से विभाजित करें। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, जैसे ऊपर के प्रश्न में मैंने क्या किया था कि दूसरी तरफ मैंने 156 को जैसे विभाजित करूंगा, 2 से भी कर सकता हूँ। 2 से करूंगा
तो ये 78 आएगा। फिर 2 से करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 39। फिर 3 से करूँगा तो 13 बार में ये कटेगा। तो यहाँ से लेकर ये जो हमारा जो होगा ये 156 का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। इस प्रोसेस से देखते हैं तो 13 से ये नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग भाग दे दिए ना, 13 से 156 को विभाजित किए 12 बार में, फिर 3 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये जो हमारा इधर का जो सभी अंक होते हैं और लास्ट अंतिम जो अंक होता है वो हमारा अभाज्य गुणनखंड में गुणा होता है। तो देखिए 13 गुने 3 गुने 2 गुने 2 या फिर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसको अच्छे से लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 2 गुने 3 गुने 13 लिख सकते हैं ना, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग चलते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, मौसा ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि गुणनखंड विधि से हम एक प्रश्न है 15 और 30 का हम मौसा ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुने 5 15 हो जाएगा। वैसे ही 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 5। तो जैसा कि हम सभी ने ऊपर में ये देखा था कि अगर हम सभी को इसमें से मौसा ज्ञात करना था तो हम सभी में उसमें उभयनिष्ठ सबसे ज़्यादा जो संख्या होगी सबसे कम उसको ले रहे थे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में 15 और 30 में क्या उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है ना, और 5 भी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 15 और 30 का मौसा क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 अर्थात 15। ठीक है। दूसरी विधि जो हमारी है वो है हमारी भाग विधि। जैसे भाग विधि से कहता है मौसा और लसा निकालें 15 और 30 का, तो सबसे छोटी संख्या को पहले खोजेंगे। तो 30 चूँकि बड़ी है 15 से, तो अब 15 से हम लोग 15 से हम 30 में विभाजित करेंगे तो 2 बार में ये कटेगा और शून्य हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो जब ये शून्य आ जाएगा तो ये जो 15 होगा हमारा वही हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। याद रखिएगा दोनों केस में, गुणनखंड विधि में और भाग विधि में, मौसा का जो संबंधित प्रश्न होता है या मौसा का जो मान होता है दोनों में समान आएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रमेयिका के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वो बोलता है A = BQ + R। ठीक है, जो कि एक लेमा है और प्रमेयिका अर्थात लेमा, और प्रमेयिका का उपयोग क्या होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेटमेंट को सिद्ध करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है। अभी जो हम लोग भाग विधि में या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। ये रहा यूक्लिड का हमारा चित्र, इसलिए चित्र को मेंशन किया गया ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। इनके अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है मैथ में कि भाज्य जो होता है वो बराबर होता है कि इसके भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल के। तो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आधार है। ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे भाज्य क्या है, भाजक क्या है, इसको समझने का हम सभी कोशिश करेंगे। ठीक है। प्रश्न में जैसे कहता है कि भाग विधि से 15 और 32 का मौसा ज्ञात करें। ठीक है। तो 15 और 32 का मौसा 1 आता है। यहाँ पे मैंने आपको सीधा में आंसर बता दिया। लेकिन हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके कैसे मौसा ज्ञात करेंगे वो जानने की कोशिश करते हैं। सिंपल है, सबसे छोटी संख्या पहले देखेंगे दोनों में कौन है। तो 32 बड़ा है और 15 छोटा है, तो 15 से 32 में विभाजन करेंगे। तो 15 से 32 में किए तो 2 बार में 30 आ गया। ठीक है। अब चूंकि ऊपर के प्रश्न में वो पूरी तरह से कट जा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने सीधा आंसर लिख दिया था। अब ये शेषफल भी आ गया हमारा ना, यहाँ पे 2। तो ये जो 2 हमारा आया, अब इस 2 से हम क्या करेंगे, इसके पूर्व वाले जो हमारा भाजक था उससे हम लोग क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो 2 से 15 में विभाजित करेंगे, 7 दूना 14 बार में ये कटेगा, 1 बचेगा हमारा शेषफल। अब इस 1 से इस 2 को विभाजित करेंगे, 2 बार में 0 आ जाएगा। ठीक है। और ये तब तक विभाजन की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अब हम जानेंगे कि इसमें भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। देखिए जिस संख्या में भाग लगता है वो हमारा कहलाता है भाजक। ठीक है, कि भाज्य वो हमारा भाज्य कहलाता है। जिस संख्या में भाग लगता है वो हमारा भाज्य कहलाता है, और जिस संख्या से भाग लगता है वो हमारा भाजक कहलाता है। और जितने मर्तबा में अर्थात जितनी बार में ये कटता है वो हमारा भागफल कहलाता है, और नीचे जो हमारा बचता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। ठीक है। तो हम
अगर इसका मौसा ज्ञात करना है तो अंतिम चरण में हम आते हैं, ये इसको हम ब्लॉक करते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक में देखिए 2 को हम क्या विभाजित किए हैं ना 1 से, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। 1 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। कितने बार में ये गुना हुआ था, 2 बार में, तो 2 हमारा भागफल और शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। और ये तब तक ये विधि चलती रहेगी जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जब शेषफल आ जाएगा 0, उस समय का जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, मौसा होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 1 आया था ये भी इसका क्या है, मौसा है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि भाग विधि से या फिर गुणनखंड विधि से प्रश्न के आंसर या फिर उत्तर कैसे समान आते हैं। जैसे में देखिए गुणनखंड विधि से 12 और 94 का मौसा ज्ञात करना था, तो 12 और 94 का हम लोगों ने पहले क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाला और उन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है हमारा, 2 है, तो 2 हमारा यहाँ पे गुणनखंड विधि से मौसा हो गया। लेकिन भाग विधि की बात करें तो हम लोगों ने छोटी संख्या से बड़ी संख्या विभाजित किया, 12 सते 84, 7 बार में 84 कटा और 10 हमारा शेषफल आया। अब इस 10 को इस 12 से इस 12 में विभाजन करेंगे तो 10 एकम 10 बचा 2 हमारा। अब इस 2 से इस 10 में विभाजन करेंगे तो 5 दूना 10, 0 बचा। तो मैंने बताया था कि ठीक जब 0 आ जाए शेषफल तो उसके पहले का जो भाजक होता है वो हमारा मौसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे भी हमारा मौसा दोनों केस में सेम आया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मौसा भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे भी वैसे ही एक और एग्जांपल मैंने लिया है कि अगर 15 और 32 का मौसा ज्ञात करना है दोनों विधि से, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, तो आप देख रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं पहले 15 और 32 का। दोनों में कुछ नहीं उभयनिष्ठ था, लेकिन एक उभयनिष्ठ, जब कोई चीज़ उभयनिष्ठ ना हो तो एक उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। तो एक हमारा मौसा हो गया, अर्थात कोई और सामान्य संख्या न मिलने पर संख्या एक ही सबसे बड़ी सामान्य संख्या होती है, ठीक है, अर्थात कॉमन संख्या नंबर होता है। भाग विधि 15 से 32 को विभाजित किए 2 बार में तो हमारा 2 शेषफल है। अब इस 2 से 15 में विभाजित किए 7 बार में 1 हमारा शेषफल है। अब इस 1 से 2 बार में विभाजित किए 2 को तो 0 हमारा शेषफल है। तो इस प्रकार 1 जो है हमारा वो क्या हो गया, भाजक हो गया और भाजक हमारा मौसा होता है, ठीक है। अब तो इसी तरह ये भी एक प्रश्न था, इसको भी आप सभी देखिएगा, ठीक है। चलिए हम जानेंगे भाग विधि से हम क्या क्या कर सकते हैं। दो छोटी संख्या या छोटी संख्या को भाजक तथा बड़ी संख्या को भाज ले। क्या करें, छोटी संख्या को भाजक और बड़ी संख्या को क्या ले, भाज्य ले, ठीक है। भाग देने पर शून्य शेषफल शून्य मिले तो भाजक ही एचसीएफ होता है, ठीक है। शेषफल शून्य ना मिलने पर पिछले चरण का भाजक भाज्य बनता है और शेषफल बनता है भाजक। यह प्रक्रिया शेषफल शून्य मिलने तक दोहराया जाता है, ठीक है। तो यही हम लोगों ने भाग विधि में या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में पढ़ा। अब यदि प्रश्न एक और हमारा प्रश्न है जिसको हम लोगों ने ऊपर के स्लाइड पे छोड़ा था, वो हम उस पर चलते हैं। जैसा कि हम सभी ने पढ़ा है कि भाग विधि से हम दो संख्याओं का मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या दो संख्याओं का मौसा भी तो ज्ञात कर सकते हैं? तो एक और भी हमारा कंसेप्ट है कि दो संख्याओं का मौसा अर्थात एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर ए एंड बी, दो संख्याओं का मौसा और लसा का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। दो संख्याओं का मौसा गुणे दो संख्याओं का लसा का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न है यहाँ पे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए यदि उसकी जांच कीजिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर लसा और मौसा है। अब देखिए 26 और 91 दिया था तो उसका हम दोनों ने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाला। अब देखिए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, 13 है ना, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। और लौसा के केस में हम क्या करते हैं, जो चीज़ उभयनिष्ठ होता है उसके बदले एक, जैसे 13 यहाँ पे एक बार लिख लिए और जो शेषफल बच जाता है, शेष जो बच जाता है उसको उसी तरह गुणा कर देते हैं। तो 7 गुने 2 हमारा 182 आ गया, ठीक है। अब जांच करेंगे कि जो हमने बताया था कि दो संख्याओं का मौसा गुने दो संख्याओं का लौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो जैसे ये हमारा फॉर्मूला है, इसी
इसका उपयोग करके हम लोग अन्य अन्य केस में मस तथा लस तथा संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहा था सिद्ध करें कि यह उस चीज़ का प्रयोग या उपयोग करता है कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए कि दोनों संख्या दिया था, एक 26 और दूसरा 91 दिया था, और मसा हम लोगों ने क्या किया 13 और लसा हम लोगों ने 182 ज्ञात किया। दोनों को जब गुणनकर करते हैं, गुणा करते हैं, तो हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ जाता है। अब जब भी LHS या बायां पक्ष और RHS अर्थात दायां पक्ष बराबर होता है, तो हमारा जो कथन होता है या हमारा जो सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट होता है, दोनों क्या होता है, सिद्ध रहता होता है ना। तो इस प्रकार आप लोगों ने एक और नया चीज़ सीखा, वो था दो संख्याओं का मौसा गुणे दो संख्याओं का लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यदि वो तीन संख्या के संबंध में बोलता है, ठीक है, तो तीन संख्याओं का लसा बराबर तीन संख्याओं का मौसा बटा दो संख्याओं का मौसा गुणे दो संख्याओं का मौसा गुणे दो संख्याओं का लसा आप कर सकते हैं। अर्थात तथा अगर SCF फाइंड आउट करना हो तो ज्ञात करना हो तो SCF तीन संख्याओं का बराबर तीन संख्याओं का लसा गुणे तीनों संख्याओं का गुणनफल बटा दो संख्याओं का लसा गुणे दो संख्याओं का मौसा गुणे दो संख्याओं का लसा। हर एक केस में तीनों नंबर के साथ मिलाकर हम लोग लसा ज्ञात कर सकते हैं। तो अब जो है आपके जो प्रश्न थे जो ऊपर दिए थे, उसके आधार पे आप प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन को बना सकते हैं, और आज की जो वर्क है आप इन सभी प्रश्नों का उपयोग सॉल्व कर सकते हैं जो ऊपर विधि हम लोगों ने पढ़ा उस आधार पे। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और जितने भी आप सभी के डाउट्स होते हैं वो हमें पूछें, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।